अस्सलाम वालेकुम। असद जमाल की तरफ से खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक आजकल के माहौल में पाकिस्तान में हॉट टॉपिक है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको टारगेट किए जाने से मुतल्लिक जो वाक़यात हो रहे हैं, उससे मुतल्लिक हम बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी अंबर रहीम शम्सी हैं, जो कि गुज़िश्ता 20 साल से ज़्यादा अरसे से मुख्तलिफ अखबारों, मीडिया आउटलेट्स के साथ काम कर रही हैं। बीबीसी, अरब न्यूज़ वगैरह में लिखती रही हैं, रिपोर्टिंग करती रही हैं। इनके अलावा मेरे साथ आफ्ताब आलम हैं, जो माहिर कानून हैं, वकील हैं और सहाफ़ियों की के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक जो कानून साज़ी पर काम हो रहा है, काम होता रहा है पिछले चंद सालों में, उस पर उनकी गहरी नज़र है। आफ्ताब और अंबर के अलावा हमारे साथ अदनान रहमत हैं। अदनान रहमत एक सहाफ़ी हैं, एक तज्ज़िया निगार भी हैं और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक तकरीबन एक दहाई से या इससे भी ज़्यादा अरसे से वो एडवोकेसी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सहाफ़ियों को जहाँ-जहाँ पाकिस्तान में टारगेट किया गया है, उससे मुतल्लिक डेटा इकट्ठा करते रहे हैं और आजकल जो कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से बिल पेश किया गया है, इससे पीछे जितनी एक दहाई का काम है, उस पर गहरी नज़र भी है और उसमें अहम कंट्रीब्यूशन भी है उनकी ज़ाती। तो गुफ्तगू का आगाज़ मेरा ख़्याल है कि एक सहाफ़ी के साथ ही करना चाहिए। अंबर हमारे साथ हैं। अंबर, आजकल आप क्या कर रही हैं? मुख्तसरन एक फ़िक्रे में ये बता दीजिए और पिछले 20-25 साल में जो आपने काम किया है, उसमें जिस तरह के आपके तजुर्बात रहे हुँ, हैं, हुँ। उसके मुतालिक कुछ बताइए। ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को जो पाकिस्तान में टारगेट किया जाता है और जो सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो किस किस्म की एनवायरनमेंट का नतीजा है और आप हालात को किस तरफ बढ़ते हुए देख रही हैं? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का और बहुत अहम मौज़ू है। ज़ाहिर है अभी हाल ही में जो अटैक हुआ है, जो हमला हुआ है, मेरे अपने प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं और वो बहुत मैं करीब से उनको जानती हूँ, असद अली तूर। मैं ये भी कहूँगी कि एहतजाज आज चल रहा है और इस वेबिनार की वज़ह से मैं उस एहतजाज में शरीक नहीं हो पाई, लेकिन इन सॉलिडेरिटी यकजहती के तौर पर मैं समझती हूँ हम सबको असद अली तूर के लिए आवाज़ उठाती रहनी चाहिए। और काफ़ी वजूहात है, असद की कहानी जो है वो कई सहाफ़ियों की कहानी है, कुछ क्योंकि हमारी भी कहानी जुड़ी हुई है तो उस पे भी बात करूँगी। असद अली तूर पर जैसे आपको मालूम है वो समा का प्रोड्यूसर रह चुके हैं, एआरवाई पे प्रोड्यूसर रह चुके हैं, आजकल आज टीवी के साथ मुंसलिक है और अपना यूट्यूब चैनल भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और बहुत दिलचस्प बात है कि वजह क्या है कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारा जो तजुर्बा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में खास तौर पे, टेलीविजन पे खास तौर पे, कि किस तरह के प्रेशर्स होते हैं, दबाव होते हैं, जिसमें माली दबाव भी होता है, जिसमें फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी होता है, जिसमें जो मालिकान हैं उनके ज़रिए होता है कि आप कुछ ख़ास ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनको आप नहीं छू सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने प्रोग्राम से नहीं बुला सकते, कुछ ऐसे होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं जिनको ऑफ एयर करना पड़ता है क्योंकि कॉल आ जाती है। फिर इसके अलावा आपको वैसी धमकियाँ जो आती हैं और ये पैगामात जो आते हैं, ये बराह रास्त नहीं आते, आपको इनडायरेक्टली दिए जाते हैं, पहुँचाए जाते हैं। हम बात करते हैं ना कि प्राइवेट नंबर से कॉल आती है, उस तरह से भी नहीं है, इनडायरेक्टली आते हैं ताकि ज़ाहिर है जो धमकी दे रहा है या मुतनब्बे कर रहा है, उसकी निशानदेही ना कर सकें। तो जब ये हालात थे और मैं समा टीवी के साथ असद मेरा प्रोड्यूसर था, उनको हमें कहा गया कि आप यू मस्ट स्टेप डाउन और ये ऐसा वक़्त था जब असद अली तूर के खिलाफ सेडिशन का केस भी था और मुझ पर एक बहुत भरपूर किस्म की ऑनलाइन कैंपेन हरासमेंट की चल रही थी और हमें काफ़ी बार कहा गया था बराह रास्त हमें मैसेजेस दिए गए थे कि आप अपना प्रोग्राम टोन डाउन करें। फिर उसके बाद ज़ाहिर है चैनल से तो संभाला नहीं गया तो हमें कह दिया कि आप छुट्टी कर लें। तो असद ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और मैं इस वक़्त एक बेरोज़गार सहाफ़ी हूँ। हालाँकि मेरे पास नौकरी है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बेरोज़गार सहाफ़ी तस्वुर करती हूँ। तो ये एक एक कहानी है और जैसे मैंने कहा कि अब परेशानी की बात ये है कि जहाँ जैसे फ्रीडम नेटवर्क की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि इस्लामाबाद
پاکستان کا سب سے خطرناک شہر بن چکا ہے صحافیوں کے لیے. اور یہ اسد کے پر جو حملہ ہوا ہے اس سے قبل جب مطیع اللہ جان، ابصار عالم، احمد نورانی، ان سب کو لوگ ان کے نام ظاہر ہوں تو کس قسم کے حملے ہوتے ہیں. اغوا کیا گیا مطیع اللہ جان کو، اس کے علاوہ ابصار عالم پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا، ویپن کے ساتھ کیا گیا. اسد علی تور کے تو گھر پر گھس کر ان کو انٹیمیڈیٹ تو کر رہے تھے ساتھ ساتھ، لیکن ان کو اچھی طرح ان کی پٹائی کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک قانون تو آ گیا ہے اور اس پہ بھی ظاہر ہے جو قانونی ماہرین ہیں زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں. Will it address all these issues؟ اور ایشوز کیا کیا ہیں اس میں؟ سینسرشپ کے ایشو ہیں، ہراسمنٹ کے ایشو ہیں، اس میں فزیکل اسالٹ کے ایشو ہیں، دھمکیوں کے ایشوز ہیں. اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ کہ سندھ میں جس طرح سے بعض 2 صحافی جو ہیں ان کا قتل بھی ہوا، وہاں بھی ایک قانون پیش ہوا ہے. کچھ میں کہوں گی کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ اس وقت جو یورپین یونین کی طرف سے ایک پریشر، ایک دباؤ بھی آیا تھا. یہ جو قانون ہے، اور بہت اچھی بات ہے یہ پیش ہوا، حکومت بھی کچھ مجبور ہوئی تھی کہ اس کو فاسٹ ٹریک بھی کیا جائے. اور قانون میں نے دیکھا ہے کافی سالڈ ہے. اس پہ اگین میں چاہوں گی کہ عدنان بھی وے ان کریں. ظاہر ہے خامیاں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، ابھی تو پیش ہوا ہے، اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کافی چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں. لیکن کیا سینسرشپ، سیلف سینسرشپ اور یہ جو انڈائریکٹ اٹیکس اور تھریٹس ہوتی، کیا اس کو کس طریقے سے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سارے سوال ہے. اب میں اپنے 20 سال کی جو صحافتی کریئر کی بات کروں، دیکھیں ایک انٹینسٹی تو مجھے زیادہ نظر آئی تھی ذاتی طور پر جب میں مین اسٹریم میں آئی تھی، اور جب آپ کے میڈیا ادارے ہیں آپ کا ساتھ نہیں دیتے اور بلکہ آپ کے کام میں مشکل ڈالتے ہیں، جب آپ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنے کی کوشش کریں یا آپ اس قسم کی صحافت کرنے کی کوشش کریں یا پوائنٹ آف ویو رکھیں جو شاید ایک میجورٹی سے فرق ہو. لیکن اس سے قبل بھی میں کہوں گی کہ میں نے کیونکہ سیکٹیرین وائلنس پہ بھی میں نے سٹوریز کی ہوئی ہیں. مشکل ضرور ہوتی ہے جب آپ کا ادارہ ساتھ ہو. اس سے قبل جب میں BBC میں تھی کئی ایسی سٹوریز میں نے کی تھی جس کی وجہ سے مجھے دھمکیاں ملی تھی اور مجھے کہا گیا تھا خاص طور پہ کہ آپ احتیاط کریں، آپ فی الحال گھر بیٹھیں، سٹوری ہم ٹیمپریرلی ہم آف ایئر یا پل آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ واپس دوبارہ لگا دی گئی تھی. لیکن ادارے نے بہت ساتھ دیا تھا، اس سے آپ کو ایک تحفظ محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ میجورٹی کی بات کریں، ایک بڑے شہر کی تو الگ بات ہے، چھوٹے شہروں کی اب ہم بات کر لیتے ہیں، وہاں صحافیوں کو بالکل بھی نہ ادارے کی طرف سے نہ کسی کی طرف سے آپ کو پروٹیکشن مل سکتی ہے. مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. وہ تھریٹس، وہ پریشرز کسی اور سطح کی ہی ہوتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ یہ جو اس وقت ماحول ہے پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کا، انٹیمیڈیشن کا، کوئرشن کا، سینسرشپ کا، میں نے تو اپنے 20 سال کے کریئر میں اس طرح کا پریشر نہیں دیکھا، اس قسم کی مشکلات نہیں دیکھی. اور میرا جو آغاز ہوا تھا کریئر کا وہ تو مشرف کے دور سے ہوا تھا. ایک فوجی عامر تھے اور ہم کافی ایسی سٹوریز ہم نے بڑی کھل کے چھاپ دی تھی جو ناراض بھی ہوئے تھے. بہت سارے جو طاقتور حلقوں میں ہوتے ناراض بھی ہوتے تھے کیونکہ لیکن ایک ادارہ تھا، ایک ماحول تھا، ایک ریزسٹنس تھی اور ایک شاید ایک میں کہوں گی ایک لفظ میں کیا استعمال کروں، شاید ایک پرسیپشن یا تاثر جو ہے وہ بھی اس پہ ایک حاوی تھا. تو اس کی وجہ سے we would get away with a lot that you cannot get away with anymore. اور میں اپنی بات یہاں ختم کرتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میری کہانی بہت معمولی سی ہے. بہت سارے ہمارے جو ایسے ساتھی ہیں جن پر جیسے میں نے کہا فزیکل وائلنس ہوئی، اور اسد میں دوبارہ سے نام لوں گی کیونکہ حال ہی میں ہوا ہے، وہ ان کی کہانیاں زیادہ پریشان کن ہوتی ہیں اور ایک اشارہ دیتی ہیں کہ ہمارا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف دا میڈیا ہے، یہ کس سمت میں ہے. ایک بل، ایک قانون لانے سے will it change mindsets especially جہاں میٹر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک کمیشن بھی تھا، وہاں چیئرپرسن جو ہے وہ بالکل ٹوتھ لیس بن گیا ہے، وہاں اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہوئی، تقرر بھی نہیں، وہاں بھی تنازع کھڑا ہو گیا. اگر آپ جبری گمشدگی کے حوالے سے کمیشن دیکھتے ہیں، وہ بھی انٹرنیشنلی آپ کو ظاہری طور پہ تو بہت اچھا لگتا ہے نا، اگر آپ پیش کر سکتے ہیں، آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کمیشن، ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اتنے کیسز ہیں، وہ ریپ اپ ہو گئے، اور وہ ایک بیوروکریٹک ہوتا ہے نا، وہ ٹک باکس لگ جاتا ہے کہ یہ واپس ہو کر یہ مل گیا، لیکن اس کا بھی کتنا فائدہ ہوا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو آئی وڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. ایک تعریف تو ضرور میرے خیال میں ڈیو ہے کہ فائنلی بالآخر، اور اس میں کافی اچھی چیزیں ہیں، یہ پیش ہو گیا ہے. لیکن ریالٹی ڈز اٹ چینج گراؤنڈ ریالٹیز؟
آئے جو ریاست اور حکومت اور مختلف حکومتوں کا رویہ رہا ہے اس سے مجھے امید کم نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ امبر، آپ نے تفصیلاً بات کر دی مختصر وقت میں، اور میرا خیال ہے آپ کا جو تجربہ ہے اور جو مشاہدہ ہے 20-22 سال کی اپنی کریئر میں ایز اے جرنلسٹ، وہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے. ایک ایسٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ 20-22 سال میں پاکستان میں ہوا کیا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حالات اتنے برے نہیں تھے آمریت کے دنوں میں بھی، لیکن آج کل کی جمہوریت میں صورتحال بدتر بلکہ بہت ہی بری ہو چکی ہے، اور آپ ملازمت جو کر رہی ہیں وہ براہ راست جرنلزم سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ بے روزگار اپنے آپ کو قرار دے رہی ہیں. تو صحافیوں کے لیے ملازمتیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ جو حالات بن گئے ہیں پچھلا چند سال میں، جو ماحول کریٹ ہوا ہے پاکستان میں، یہ اس کا نتیجہ ہے. 10-1 سال کا عرصہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بہت بری ہو گئی ہے، اور 5 سال پچھلے بہت برے گزرے ہیں، پچھلے 3 سال اس سے بھی برے گزرے ہیں. تو میرا ارادہ تو پہلے آفتاب کے ساتھ قانون کے متعلق بات کرنے کا سے تھا، لیکن آفتاب اگر آپ اجازت دیں تو میں عدنان سے مختصراً 2-3 باتیں پوچھ لوں. عدنان، پچھلے 10 سال میں یا 5 سال میں ایک براڈ اوور ویو تو امبر نے دیا ہے، آپ کسی اور طرح سے اس کو دیکھتے رہے ہیں یہ ساری جو صورتحال ہے. امبر نے اپنے ارلی کیریئر کے دنوں کی بات کی ہے، ہمیں پتہ ہے، یاد ہے کہ حیات اللہ کا کیس بھی ان ریزالوڈ رہا، لیکن اس میں کیس میں ایمبیگوٹی کچھ تھی، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات ہوتی تھی. پھر یہ بات آگے نکل گئی اور سید سلیم شہزاد کے قتل کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد اور واقعات ہوئے، اٹیمپٹڈ مرڈرز ہوئے، حامد میر پر حملہ ہوا، اور صحافیوں کی جانب سے مجھے لگتا ہے پچھلے 10 سال میں مسلسل یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے، جس کی تصدیق ہونا حکومت کہتی ہے کہ باقی ہے. عمران خان وزیر اعظم صاحب نے بھی ریسنٹلی یہ کہا تھا کہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا. تو یہ کیا ہو رہا ہے ایک تجزیہ نگار کی طور پر، ایک صحافی کے طور پر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نے جو ایڈووکیسی کی ہے پچھلے 10-1 سال میں، وہ اس کا مرکز کیا تھا؟ جی بہت شکریہ آپ کا اسد، اور میں امبر کے ساتھ اور اسد طور کے ساتھ اور ہمارے ان تمام کولیگز جو اس بریزننس کو فیس کر رہے ہیں، انٹیمیڈیشن کو فیس کر رہے ہیں، اس میں سالیڈیرٹی کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو براڈ اوور ویو میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 بڑے بڑے ٹرینڈز کیا رہے ہیں. اگر آپ ایک سورٹ آف اے براڈر پیریڈ آف ٹائم، لیٹس سے 15 ایئرس کی بات کر رہے ہیں، یا آپ دیکھ لیں، میں زیادہ تاریخ میں تو نہیں جاتا، پچھلی صدی کی بات نہیں کرتا، لیکن پچھلے 20 سالوں میں، اس صدی میں، اٹس جسٹ انکریڈیبل کہ ویو کنٹینیوڈ ٹو ریٹین آور سیلوز. دنیا کے جو 10 بدترین ممالک ہیں یا مشکل ترین جرنلزم کو پریکٹس کرنے کا ماحول دنیا میں ہے، ان میں سے ہم نے کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو رکھا ہے. اور اس کی ریپرزنٹیشن 2-3 باتوں سے ہوتی ہے. ایک تو مرڈر از دی ایکسٹریم، سب سے ایکسٹریم فارم ہے سینسرشپ کی، آپ کو مکمل ہی چپ کر دیا جائے. اس میں 172 صحافی اب تک قتل ہو چکے ہیں، جس میں سے 152 ٹارگٹ کلڈ تھے، باقی ٹیررزم وغیرہ میں مارے گئے ان دا لائن آف ڈیوٹی، بٹ وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ نہیں تھے. بٹ این اوورwhelming میجورٹی آف اوور 150 جرنلسٹ کلڈ وہ ٹارگٹ کلڈ تھے. اب یہ کسی نہ کسی کو تو ناراض غالباً کر رہے تھے. اصل میں یہ جو ہمارا ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی اینڈ دین ایکسپیریمنٹیشن ود ڈیموکریسی، جہاں پہ ٹسل رہی کہ کیا ہم سسٹین کر پائیں گے اس ٹرانزیشن کو، یا دوبارہ آٹوکریسی اور اتھارٹیرینزم آ جائے گی جو آ گئی، اس کا بھی یہ نتیجہ تھا. آپ نے اس ٹرانزیشن کو رپورٹ کرنا تھا، آپ نے ان پاورز کو رپورٹ کرنا تھا جو ان ایکٹرز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو انٹیمیڈیٹ کر رہے تھے سوسائٹی کو، اور پرٹیکولرلی کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے ساتھ کام کر رہے تھے. سو دے آل بیکیم ٹارگیٹس. دیٹس نمبر 1. بٹ آئی تھنک مور ایک زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ دا لیول آف امپیونٹی جو کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ
کے خلاف جو امپیونٹی پریویل کرتی ہے اس ملک میں وہ انکریڈیبل ہے. ان 172 صحافیوں کو جو قتل ہوئے اس پچھلے 21 سال میں، ان میں سے کسی ایک کے بھی کیس حل نہیں ہوا. کورٹ میں جا کر صرف 3 ایسے کیس تھے جو کنوکشن سٹیج پر گئے، اور ان کنوکشن میں بھی جو پنشمنٹ تھی وہ ڈیلیور نہیں ہوئی. آپ اس میں ایک ولی خان بابر کا کیس ہے، ایک ڈینیل پرل کا کیس ہے، اور ایک ایوب خٹک کرک خیبر پختونخوا کے جرنلسٹ ہے. جو ایوب صاحب تھے وہ تو جب ان کا کیس اوور ٹرن ہو گیا ہائی کورٹ کے لیول پہ، ان کی فیملی نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیس نہیں لڑ سکتے سپریم کورٹ میں. ولی خان بابر کو نہ صرف ان کو مارا گیا، ان کے وٹنسز کو بھی مارا گیا، ان کے پروسیکیوٹرز کو بھی مارا گیا. اور جو ڈینیل پرل تھے وہ ہمارے سامنے، وہ خود مانتے ہیں کہ میں نے اغوا کیا تھا، لیکن ان کو بھی بری کر دیا گیا. سو یہ لیول آف امپینٹی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ میڈیا ایک اوپن فیلڈ ہے، اوپن ٹارگٹ ہے، آپ جب چاہیں ان پہ حملہ کریں. اس کے علاوہ ایک تیسرا ٹرینڈ تھا کہ اپ انٹل 3 or 4 years ago جو پرائمری تھریٹ ایکٹر تھا صحافیوں کے اگینسٹ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے، وہ ملیٹنٹ گروپس تھے، وہ بینڈ گروپس تھے، وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی ونگز تھیں وہ بھی تھے. لیکن پچھلے 3-4 سال میں ہمارا ڈیٹا، we've got the empirical evidence to back it up, state authorities have emerged as the primary threat actor. 36 کیسز تو پچھلے 2 سال میں ایف آئی اے نے پیکا لا کے انڈر مختلف گورنمنٹ فنکشنریز کے پٹیشننگ میں درج کیے ہیں. یعنی کہ therefore you're saying کہ جی آپ کو ایک تو بولنا نہیں چاہیے اور آپ نے بول دیا ہے. تو ایک اور اس کا میجر ٹرینڈ یہ ہے کہ بیکاز سول سوسائٹی اور میڈیا کا آپس میں بھی انٹریکشن انٹرفیسنگ اچھی ہوئی ہے، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی دانست سے ٹو انشور کہ یہ میڈیا کے اوپر اٹیک کا کیس نہ ہو، انہوں نے جرنلسٹس اور میڈیا پریکٹیشنرز کی پرائیویٹ پوسٹس سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر ٹارگیٹنگ شروع کی ہے. آبجیکٹو سیم ہے کہ آپ کو سینسر کرنا ہے، آپ کو فرام اے پروفیشنل پرسپیکٹو انٹیمیڈیٹ کرنا ہے، اور وہ جو ایک بگ چل کا جو ایفیکٹ پورے ماحول کے اوپر لے کے آیا جا رہا ہے. ہمارے ٹیلی ویژن پہ سیاسی رہنما پارٹیوں کے سربراہ تک نہیں آ سکتے. زرداری کا انٹرویو نہیں چل سکتا، مینگل کا انٹرویو نہیں چل سکتا، نواز اور مریم کا انٹرویو نہیں چل سکتا، الطاف کا انٹرویو نہیں چل سکتا. تو therefore یہ سب پارٹس ہیں ایک ہی آبجیکٹو کے، اور جرنلسٹ اور میڈیا پریکٹیشنرز سب سے ایزی پنچنگ بیگ ہیں. I could go on but یہ ٹرینڈز بالکل واضح ہیں کہ ایک ماحول بنایا گیا ہے، یہ ڈیلیبریٹ ہے، یہ وانٹن ہے، اور اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے سیلف سینسرشپ کو انکریز کرنے میں، اور ایک سورٹ آف سائلنس کو لے کے آنے میں. اور انڈیپینڈنٹ میڈیا جو کاغذ پہ ہی اب رہ گیا ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ سرکار کے کانٹینٹ سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہی اسٹیٹمنٹس ہیں. یو کانٹ ڈو انویسٹیگیٹو جرنلزم اینی مور، یو کانٹ ڈو پبلک انٹرسٹ جرنلزم اینی مور. بہت شکریہ. سو انویسٹیگیٹو جرنلزم، اچھا جرنلزم، انڈیپینڈنٹ جرنلزم تبھی ہو سکتا ہے جب اظہار رائے کی آزادی ہو، صحافیوں کو تحفظ حاصل ہو. اور تحفظ کی بہت سی جہتیں ہیں، اور اس میں آپ نے جس جہت کا ذکر کیا وہ شاید سب سے اہم ہے کہ بھئی انسان کی، صحافی کی زندگی جو ہے اس کی ضمانت تو ہونی چاہیے کم از کم. اور لیکن جیسے اسد علی طور کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ، اور اس سے پہلے متی اللہ جان اور کتنے ہی اور صحافیوں کے ساتھ جو ان کو ہراساں کیا گیا یا ان کے گھروں پر داخل ہو کر ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا. اسد علی طور کا واقعہ سب سے ریسنٹ ہے، تو وہ واقعہ، اس کے متعلق جو حقائق ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. امپیونٹی کی آپ نے بات کی، اور اسد علی طور کے واقعے میں ہم نے دیکھا ہے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے. ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل ٹویٹ کی تھی کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کے بڑا واضح ہے کہ جن لوگوں نے اسد علی طور کے گھر پر ٹریس پاس کیا، اس کو ٹارچر کیا، ان کو اس بات کا بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنے چہرے چھپائیں، وہ واضح ہیں. سو
امپیونٹی کا تعلق اس سے ہے کہ یعنی ان کو کسی طرح سے یقین دہانی دلا دی گئی ہے کہ ان کے خلاف ان کو کوئی نیگیٹو کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑیں گے، وہ صحافیوں کے ساتھ جو مرضی کرتے پھریں۔ تو امپیونٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا ایک اسپیشل لا کی ضرورت ہے، یا کہ پہلے سے ہی جو لیگل فریم ورک موجود ہیں وہ کافی ہیں، یا اس میں کوئی سبسٹینشل کوئی کانکریٹ قسم کی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کہ جس سے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور اس سے پہلے انویسٹیگیشن بہتر ہو جائے؟ ڈینیل پرل کے کیس سے متعلق آپ عدنان آپ ذکر کر رہے تھے، 3 کیسوں کا آپ نے ذکر کیا، ولی خان بابر، خٹک صاحب، ایوب خٹک اور ڈینیل پرل۔ ڈینیل پرل کا کیس موسٹ ریسنٹ ہے جس پر بڑی بات چیت ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے، اور جو قانون سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وکلا ہیں، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اس میں انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کی گئی اور ایک بہت بڑا سکم رکھ دیا گیا جو الٹیمیٹلی مبینہ جو ملزمان ہیں ان کی رہائی کا سبب بنا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں گفتگو کو لے کر آفتاب کی طرف۔ آفتاب، نیا قانون ڈرافٹ جو ہے وہ اسمبلی میں حکومت کی جانب سے، اس مرتبہ یہ حکومت کی جانب سے ڈرافٹ متعارف ہوا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ ڈرافٹ پرائیویٹ ممبرز بلز کے طور پر میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں وہ سرکولیٹ ہوتے رہے، وہ آگے اگلی سٹیج پر نہیں گئے، صرف پروپوز کیا گیا ممبران کی طرف سے۔ اس بل اور پرانے بلوں کے درمیان کیا فرق ہے، اور یہ کس طرح سے صحافیوں کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، یہ جو بل آج کل جو اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ اس پر بات کیجئے، اور اس پر میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز میں حکومت نے مان لیا ہے، پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ 1992 سے 2019 کے درمیان 61 صحافیوں کو قتل کیا گیا، اور بس اتنا ہی اعتراف کیا گیا ہے۔ 61 صحافیوں کے قتل کا اعتراف کر لینا بھی کافی ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو رول رہا ہے، سید سلیم شہزاد کے کیس سے متعلق جو رپورٹ پبلک ہوئی تھی، جسٹس ثاقب نثار کمیشن کی جو رپورٹ تھی، اس میں بھی پروپوزلز تھیں اور وہ اس کے ظاہر ہے کہ لیگل ڈائمینشنز تھے۔ تو کیا فرق پڑے گا اس بل کے ذریعے؟ کچھ ہمیں سمجھا سکیں گے ناظرین کو؟ بہت بہت شکریہ سر۔ آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ جی جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ ایک سرکاری بل کے طور پہ آ رہا ہے، لیکن یہ کوئی بہت احسان نہیں کر رہی حکومت اس بل تک پہنچنے کے لیے۔ اگر سرکار کہہ رہی ہے کہ 60 صحافی جو ہیں وہ 92 سے 2019 تک جو ہے وہ مرے ہیں، تو ہمارے اعداد و شمار کے مطابق تو پچھلے 20 سالوں میں 150 صحافی جو ہیں وہ اپنی لائن آف جو ورک ہے اس میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ تو یہ بہت کٹھن سفر طے کرنے کے بعد آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں۔ کوئی بہت احسان جو ہے نا وہ صحافیوں پہ نہیں کیا جا رہا ہے اس بل کو لا کے۔ اور اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو پچھلے 10 سالوں میں یہ کوئی پہلی ایفرٹ نہیں ہے۔ 2011 میں پہلا ایک بل جو ہے وہ سینٹ میں ٹیبل ہوا تھا، پھر اس کے بعد 2012 میں ایک نیشنل اسمبلی میں یہ بل جو ہے وہ ٹیبل ہوا، پھر 2014-15 میں بھی اس کے اوپر ایفرٹس ہوتی رہیں، پھر 2016-17 میں سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک بل ڈرافٹ کر کے گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ سارے کے سارے بلز جو ہیں وہ اپنے اس ڈرافٹ سے آگے نہیں جا سکے، کسی بھی طرح سے وہ ان کے اوپر کوئی جو پیش رفت ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اور ان میں جو ماسوائے آخری بل کے جو فرحت اللہ بابر صاحب کی کمیٹی نے ڈرافٹ کیا تھا، موسٹلی وہ بلز ہمیں جرنلسٹ کی ویلفیئر کے بلز لگتے تھے، جرنلسٹ کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی اور ایشو آف امپیونٹی کو ٹیکل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ ہویور یہ جو آخری بل تھا، اس میں چونکہ مجھے ذاتی طور پہ بھی اس ڈرافٹنگ کے پروسیس میں اس کمیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع بھی ملا، اور ہم نے اس میں کمیٹی کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی کہ جو
वेलफेयर का इशू है वो बेसिकली लेबर लॉ का इशू है, उसको आप इसके साथ कंफ्यूज ना करें। ये एक क्रिमिनल लॉ का इशू है, ये एक क्राइम की प्रोसिक्यूशन का इशू है। इसको आप क्रिमिनल लॉ के तनाज़र में देखें और इसको एक क्रिमिनल लॉ के तौर पे ही एड्रेस करें और एक ऐसा ड्राफ्ट लाएं जो इस इम्प्यूनिटी के कल्चर को कम्बैट कर सके। तो उस ड्राफ्ट के हवाले से जो हमारी नज़र से गुजरा था वो खासा वो भी बेहतर था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा बिल है इस हवाले से खुश आइंद भी करार दिया जा सकता है कि पहली दफ़ा सरकार ने इसको ओन किया है, एक सरकारी बिल के तौर पे कैबिनेट में से ये थ्रू हो गया है। और जिस तरह अंबर फरमा रही थी कि यूरोपीय यूनियन का वो जो प्रेशर है वो भी हमारे सामने नज़र आ रहा है, जीएसपी प्लस के ऊपर जो यूरोपीय पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन मूव हुई उसका भी कुछ इम्पैक्ट है। तो शायद वो बहुत से प्रेशर्स मिल के गवर्नमेंट के ऊपर ये एक ऐसा सिलसिला बना है कि वो मजबूर हो गए कि अब कुछ ना कुछ सवाल इस हवाले से ये बिल जो है वो सामने आए। मैं इसको इस बिल को अगर ये असेंबली में ये जो सबमिट हो गया और इसके ऊपर अगर लेजिस्लेशन होती है तो मैं इसको खुशाइंद करार दूंगा, इसलिए कि ये गालिबन दुनिया में अपनी नौइयत का पहला कानून होगा जो इस तरह की लेजिस्लेशन या इस तरह का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तजर्बात हुए। मैक्सिको में 10 साल कबल एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ऑफिस क्रिएट किया गया और उस स्पेशल प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के थ्रू वहाँ पे जो कल्चर ऑफ क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट था उसको बहुत हद तक कम्बैट किया गया। फिर रिसेंटली नेपाल में जो उनका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके पास ये मैंडेट आ गया है कि वो जर्नलिस्ट के जो खिलाफ जो क्राइम होते हैं, जो अटैक होते हैं या जो उनके ऊपर हरासमेंट या जो भी उनके इश्यूज होते हैं उनको वो हैंडल करता है। और उस हवाले से वो एक हमें एक नया जो है वो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है नेशनल लेवल का जो उनका स्टैट्यूटरी बॉडी है वो वहाँ पे उसको डील कर रही है। तो पाकिस्तान का केस इस हवाले से स्लाइटली हमें डिफरेंट लगता है कि इसमें हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स मौजूद है अपनी जगह पे, और मेरी जो ज़ाती रीडिंग है उस लॉ की उसके हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि उस लॉ के अंदर भी बहुत सी अच्छी प्रोविजंस ऐसी हैं कि अगर उनको हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करें तो वहाँ भी ये हमें मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन उसकी मौजूदगी में अगर ये कानून आ रहा है तो ये एक बहुत मेरा ख्याल है कि खुश आइंद जो है वो डेवलपमेंट है। अब मुझे नहीं पता कि जब ये बिल असम्बली से पास होगा तो जो इसकी प्रीएम्बल के अंदर एक खूबसूरत अल्फाज इन्होंने लिखे हुए हैं कि जी जो आर्टिकल 19 ऑफ ICCPR है उसके अंदर जो फ्रीडम टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से जो बातें हैं, क्या ये इस प्रीएम्बल का हिस्सा रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये जब पार्लियामेंट से पास होगा तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन लफ्ज़ों के प्रीएम्बल में आने से थोड़ी सी हमें लगता है कि शायद कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मुतमिन करने की कोशिश की जा रही है। मैं कुछ ज़्यादा डेफिनेशनल साइड पे नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर शायद मुझे कुछ एतराज़ात हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं हूँ जर्नलिस्ट की डेफिनेशन के साथ, उसके अंदर कुछ चीज़ें शायद ऐड करने की ज़रूरत है। फ्रीलांसर्स का उसमें ज़िक्र नहीं है। उसमें मेनली जो है वो कोशिश की गई है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो मोस्टली उन्हीं को प्रोटेक्शन हमें महसूस होती है। हमें जो फ्रीलांसर्स या जो ब्लॉगर्स या ब्लॉगर्स हैं उनके बारे में अभी भी इसमें कंसर्न है कि वो इसमें कवर नहीं होते। हरासमेंट के हवाले से इसमें एक प्रोविजन ऐड की गई है, लेकिन मेरा ख्याल है और असद साहब इससे शायद मुत्तफिक होंगे कि चूँकि इसके ऊपर जो ओम्बड्समैन का अपना लॉ है उसके अंदर खासी डिटेल में डेफिनेशन मौजूद है और अगर ये दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे के साथ मुमासलत नहीं रखती तो फिर ये कल को ओम्बड्समैन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सी डेफिनेशन उन्होंने इस्तेमाल करनी है इन केसेस के लिए। क्या वो जर्नलिस्ट के केसेस के लिए सेपरेट डेफिनेशन यूज़ करेंगे या वो जो नॉर्मल उनके अपने लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो इस्तेमाल करेंगे, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसमें जो एक मैं समझता हूँ कि एक खूबसूरत चीज़ कह दें आप उसको या एक यूनिक चीज़ है, वो ये कहते हैं इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स। लफ्ज़ इसमें इंडिपेंडेंट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मेरी राय इसमें थोड़ी सी इसलिए मैं क्वेश्चन करूँगा कि ये जो गवर्नमेंट की इदारे हैं, जैसे अदनान ने कहा कि पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि स्टेट खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर और एक्टर बन गई है इस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को जो है वो आगे बढ़ाने में। तो जब आप खुद पार्टी हो जाते हैं, जब आप पार्टी टू द क्राइम हो जाते हैं तो फिर यू कैन नॉट बी द एडजुडिकेटर।
تو اگر آپ اس میں جو پارٹنرز ان کرائم ہیں یا اگر اس میں آپ جو ڈیوٹی بیررز اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں ان کو آپ اس انڈیپینڈنٹ کمیشن میں بٹھا دیں گے تو وہ پھر اپنے خلاف کیسے بات کریں گے یا اپنے خلاف کیسے بات سنیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اس کو انڈیپینڈنس اسی وقت کویسچنیبل ہو جاتی ہے جب اس کے اندر آپ منسٹری آف ہیومن رائٹس اور منسٹری آف انفارمیشن کے آفیشلز کو بٹھا دیتے ہیں. ان کی موجودگی میں مجھے اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کویسچنیبل لگتی ہے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ یہ منسٹریز ہوتی ہیں، یہاں پہ ہیومن رائٹس کے جو اسٹیچوٹری ادارے ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور جو ڈیوٹی بیررز ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ باڈی میں نہ ہوں. پھر مجھے سوال اپوائنٹمنٹ آف چیئر پرسن اور ریموول آف چیئر پرسن اور ممبرز کے حوالے سے بھی ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پروسیس ڈیموکریٹک نہیں ہے، بہت حد تک نہیں بلکہ مکمل طور پر گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. وہ جس کو چاہیں گے بے شک وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جرنلسٹوں کی طرف سے ایک لسٹ آئے گی اور اس کے اوپر کنسلٹیشن ہوگی، لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. بہت ہی اچھا ہوتا اگر اس پروسیس کو تھوڑا سا ڈیموکریٹک کر لیتے. اس میں پارلیمنٹ کا رول ہوتا، اس میں اپوزیشن کا رول ہوتا. ہمارے پاس کچھ ایسے پہلے پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پہ اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ مل کے مختلف کمیشنز کے جو ممبران ہیں ان کے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کرتی ہیں. الیکشن کمیشن کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر مور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا ہوتا. پھر اس میں جو ریموول ہے وہ بھی میری نظر میں آربیٹریری پاور ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اگرچہ انہوں نے کچھ وہ کنڈیشنز دی ہیں کہ یہ 4-5 کنڈیشنز اگر ممبرز یا چیئر پرسن جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کنڈیشن میں فال کرے گا تو اس کو فیڈرل گورنمنٹ ریموو کر سکتی ہے. اگین ڈسکریشن از ود دا فیڈرل گورنمنٹ. کوئی پروسیس کہ کس طریقے سے اس کو ریموو کیا جائے گا. ایک اسٹیچوٹری باڈی آپ بنا رہے ہیں تو اسٹیچوٹری باڈی جہاں پہ جتنی بھی اور بھی ہیں ان کے جو ممبرانز کی ریموول ہے ان کے لیے اگر آپ الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کو دیکھ لیں تو ان کے ریموول کے لیے آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں بھی اگر وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کے پاس آربیٹریری اختیار ہو کہ وہ اس کو وہ اپنا سنگل قلم کے جنبش سے ان کو ہلا کر رکھ دے. یہ تو تھا مجھے اس کی اپوائنٹمنٹ اور ریموولز کے حوالے سے. پھر اس لاء میں کچھ بڑے جارگنز استعمال کیے ہوئے ہیں. بڑی اس کے اندر جناب وہ جیسے اسد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے نعرے لکھے ہوئے ہیں. وہ نعرے بہت ہیں اس میں لیکن ان نعروں کے بعد کیا ہوگا یہ سمجھ نہیں آتی. فار ایگزامپل سیکشن 3 کہتا ہے کہ ہم جی رائٹ ٹو لائف اینڈ پروٹیکشن اگینسٹ ایل ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں اور آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے ریفرنس میں ہم دیکھتے ہیں. تو بھائی آپ یہ تو لکھ رہے ہیں کہ کرتے ہیں لیکن اگر نہیں کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر پروٹیکشن نہیں ہوگی تو who will be the responsible? Is there any sanction for non-fulfillment of this obligation? Is there any accountability for anyone جو کہ سرکار کی بنتی ہے تو وہ اس accountability کا اس سیکشن کے اندر کوئی ذکر نہیں. It's a very beautifully worded jargon other than it's nothing. مجھے تو صرف یہ کچھ لفاظی لگ رہی ہے، کوئی ان کے اندر مجھے وہ جو سبسٹانس ہے یعنی وہ جو پاور ہے وہ نظر نہیں آتی. یہاں پر مجھے مداخلت کی اجازت دیجیے گا. دیکھیے رائٹ ٹو لائف اور فریڈم فرام ٹارچر اینڈ ill treatment, these rights have already been guaranteed in the Constitution of Pakistan. The question is how do you implement them? Yes, And exactly. how do you hold the state agents and the non-state actors accountable under law? That's the question. That procedure does not seem to be anywhere provided in the law. میرا بھی یہی کوشچن ہے کہ آپ نے وہ اسی ہی الفاظ کو ریٹریٹ کر دیا لیکن آپ نے کہیں اس کی اس پروسیس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں دی کہ یہ اگر نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہوگا. Who will be the responsible authority کہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو کس کو پکڑا جائے. یہاں پہ صرف لفظ لکھنے سے آپ جو ہے نا وہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. آپ کو کوئی اس کا میکنزم، اس کا پروسیس، پھر اس سے رزلٹ نکالنے کے لیے کوئی چیزیں بتانا پڑیں گی کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. لیکن اس لاء میں یہ چیزیں ہمیں سیکشن 3 میں نظر نہیں آتی. ادر دین دیٹ کہ جی کمیشن جو ہے سمپلی رپورٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ میک ریکمنڈیشنز فار اپروپریٹ کورس آف ایکشن. دس از اگین میننگ لیس. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہاں پہ ہزاروں کمیشنز کی رپورٹس کی ریکمنڈیشنز جاتی ہیں، کتنا عمل درآمد ہوتا ہے
we all know that. Similarly section 4 के बारे में मेरी कुछ राय ऐसे ही है कि वो भी खूबसूरत अल्फाज तो लिखे हुए हैं, लेकिन जब वायलेशन होती है तो फिर क्या होगा? So is there any sanction behind this provision? वो जो जॉन ऑस्टन की गनमैन थ्योरी है कि जब तक आप उसके पीछे आप बंदूक नहीं तानेंगे तब तक बात नहीं अगला मानता। यहाँ पे मोरालिटी को कोई नहीं देखता, ये मोरालिटी बेस्ड लॉज लिख देते हैं लेकिन कौन मानता है? So until unless there is a sanction behind the command, the law will not give you any result. So then मेरे ख्याल में एक और जो इसमें दो सेक्शंस ऐसे हैं जो जिन्हें मैं समझता हूँ कि खास से डेंजरस हैं और इनसे मेरा ख्याल है कि हमें जान छुड़वाना पड़ेगी। अगर ये पास होगा तो इनकी जो इस्तेमाल है वो बड़ा डबल हो सकता है। ख़ासतौर पे सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 जो है वो आपके बजाय इसके कि आपको फ्रीडम्स दे, वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को फर्दर डिफाइन कर रहा है कि जर्नलिस्टों के ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शंस, ये भी रिस्ट्रिक्शन, ये भी रिस्ट्रिक्शन। आप जर्नलिस्ट की सेफ्टी का लॉ बना रहे हैं या जर्नलिस्ट को मजीद बैन करने का लॉ बना रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि सेक्शन 5 जो है दिस शुड बी सीरियसली रिकंसिडर्ड और मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने इसको इसमें रखना है तो फिर बाकी सारा कानून जो है वो मुझे लगता है कि उसका पर्पज़ विशिएट हो जाएगा। और इसी तरह जो सेक्शन 6 है उसके अंदर जर्नलिस्टों की गुड फेथ को और उनके बोना फाइडी को क्वेश्चन किया गया है। जब उन्हें ये कहा गया है कि वो जो है वो इंफॉर्मेशन जो लिखेंगे वो कंफर्म करेंगे कि वो दुरुस्त होगी, वो फेक न्यूज़ नहीं होगी। यानी जर्नलिस्टों का जो राइट टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन है उसको ही क्वेश्चन कर दिया गया है कि उन्हें क्वेश्चन कर दिया जाता है कि ये उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत होगी, तो अनटिल अनलेस कि वो उसको दुरुस्त साबित करें। तो ये दो सेक्शंस मेरी नज़र में बड़े डेंजरस हो सकते हैं और इन दोनों के ऊपर मेरा ख्याल है कि सीरियस पोजीशन लेने की ज़रूरत है अगर इस बिल के ऊपर मज़ीद पेशरफ्त होती है और उसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। फिर इसमें अच्छी बात है सेक्शन 7 के अंदर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का जिक्र किया गया है कि जो कमीशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करेगा सच एज एब्यूज, वायलेंस और intolerant behavior and to take appropriate measures under the law to provide protection to concerned journalists, reporters or media professionals. अच्छा, इसमें necessary actions जो हैं वो डिफाइंड नहीं हमें नहीं कहीं भी मिलते कि वो क्या होंगे। अगेन इट्स अ वेग टर्म और इट्स नीड्स टू बी फर्दर डिफाइंड। जो इसमें एक और बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है और मेरा ख्याल है कि असद साहब इससे इत्तेफाक करेंगे, वो ये है कि और आगे मैं थोड़ा सा उसका भी कोशिश करूँगा मज़ीद बयान करने की कि ये अभी तक जो मेरी रीडिंग है उसके मुताबिक ये मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लग रहा है। अभी तक मुझे ये कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ कनेक्टेड कानून नहीं लग रहा और इसकी मैं मज़ीद वज़ाहत करूँगा आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स कि वो क्यों मुझे ये इस तरह महसूस होता है। फिर ये सेक्शन 10 है obligation to investigate, prosecute and penalize threats, coercion, acts of violence and abuse of journalists and media professionals. तो इसमें कैसे वो करेगा? क्या कमीशन के पास कोई ऐसी अथॉरिटी होगी कि वो इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर्स जो है वो अपॉइंट कर सकेगा, कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स अपॉइंट कर सकेगा या कोई ऐसी जो लॉ इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको डायरेक्ट कर सकेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन करें? मुझे ऐसी प्रोविजन इस लॉ में नज़र नहीं आती। सिंपल ये तो है कि जो है वो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये चीज़ हमें इस पे थोड़ी सी साइलेंस नज़र आती है कि वो जो मौजूदा आपका इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है उसके साथ ये कैसे लिंक होगा, ये एक अगेन इसमें एक मिसिंग चीज़ हमें नज़र आती है। फिर उसमें जो एक सेक्शन है सेक्शन 11, गवर्नमेंट शैल डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट इम्प्यूनिटी। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी द रोल ऑफ द कमीशन कि वो इसके हवाले से उसका ये सारा ये जहाँ गवर्नमेंट लिखा हुआ है दैट शुड बी द कमीशन दैट शैल डेवलप इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज भी बनाएं और ये जो मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन और ये सारे का सारा काम जो है ये कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी अ ड्यूटी बेरर रादर देन मेकिंग डिसीजंस, क्योंकि गवर्नमेंट हमें लगता है कि इस सारे के सारे प्रोसेस में जिम्मेदार है, ना कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेटर है इन कम्बैटिंग इम्यूनिटी। तो जो जिम्मेदार है उसके ऊपर और तरह के ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग में या मॉनिटरिंग वगैरह में उसका जो रोल है वो नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली ये चीज़ें मॉनिटर होना चाहिए।
अच्छी बात इसमें यह है कि इस कमीशन को, इंडिपेंडेंट कमीशन को सेक्शन 17 और 18 और 19 के और 17 के तहत जो है वो इंक्वायरीज़ का इख्तियार दिया गया है, और उसे सिविल कोर्ट के इख्तियारात दिए गए हैं कि वो इंक्वायरीज़ कंडक्ट कर सकता है एज ए सिविल कोर्ट, और वो विटनेसेस को और रिकॉर्ड को और इंफॉर्मेशन को वो जो है वो सीख कर सकता है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगेन मैं आई गो बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन के किस तरह ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। कहीं भी हमें ये कमीशन जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या पाकिस्तान पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड के साथ हमें ये कनेक्ट होता नज़र नहीं आता। तो ये आइसोलेशन में कैसे ये काम करेगा, कहीं इस लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट्स हैं या इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसीज हैं वो दे विल वर्क इन सपोर्ट ऑफ द कमीशन या इन एड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ। कहीं भी हमें इस तरह की कोई प्रोविजन जो एनेबलिंग प्रोविजन होती है जिसके तहत इस तरह के कमीशन जो हैं वो बाकी सरकारी एजेंसीज को डायरेक्ट कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं, वो हमें कहीं नज़र नहीं आते। और अगर इन्होंने प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो किस तरह फिर उनको इंगेज करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है जो मेरा ख्याल है कि इस लॉ को स्लाइटली रिडंडेंट बनाता है। और मैं इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ज़्यादा मानता हूँ, इसको शायद क्रिमिनल लॉ के तनाज़ुर में कम देखता हूँ। तो ये मेरी कुछ सीधा इस हवाले से अभी क्विक रीडिंग थी, और अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो आई विल बी एबल टू आंसर अकॉर्डिंगली। जी आफ्ताब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से और मेरा ख्याल है सादा अल्फाज में इस कानून के मुतल्लिक जो राय का इजहार किया है, उससे हमारे साथ जो प्रोग्राम में शामिल हैं नाजरीन, हमारे प्रोग्राम को जो देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, उन्हें समझ में आएगी कि क्या मसाइल हैं। अच्छा, आपने कमीशन के मुतालिक बात की है और उसकी जो कंपोजिशन है वो आपने उसको खास तौर पे तनकीद उस पर की है, और उनके पास जो पावर्स हैं और जो हुकूमत को जो सेक्शन 11 में जो पावर्स दी गई हैं या इख्तियारात दिए जाने का इशारा दिया है, उसको भी कंपेयर किया है। ये कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है वो तो आपने बता दिया, बड़ी वाज़ेह तौर पर नाकाबिले कबूल है। उसमें सरकारी महकमों से, मिनिस्ट्री से किसी भी शख्स के उस कमीशन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक ये सवाल है कि अगर हम ये देखें कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो पहले से मौजूद एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगरचे उसको पिछले 2-2.5 साल में काम नहीं करने दिया गया, उसका चेयरपर्सन नहीं है, मेंबर्स नहीं हैं, और इस वक्त वो गैर फ़आली का शिकार है। उसमें जो कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है और चेयरपर्सन की जो सिलेक्शन है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आती है। तो ये मुमकिन था कि सहाफ़ियों से मुतल्लिक जो मसाइल हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन से मुतल्लिक जो मसाइल हैं, जो टारगेट अटैक्स होते हैं, किलिंग्स होती हैं, उनकी जिम्मेदारी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को दी जा सकती थी विद द एडिशन, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन दिस प्रपोज्ड बिल, that the commission could have been, allowed to take assistance from a special prosecutor's office. So वो चीज अवेलेबल नहीं है। और जैसा कि आपने मेक्सिको के मुतालिक बात की ना, तो 10 साल से उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उस ऑफिस के जरिए बहुत से केसेस को रिजॉल्व भी किया है, जहां तक मैं समझता हूँ। नेपाल की मिसाल आप दे रहे हैं, तो वहां पर जो नेशनल कमीशन है ऑन ह्यूमन राइट्स वो इस में लीड कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है इस कमीशन जो इसमें प्रपोज किया गया है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है और उसकी जो सिलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है, मुझे लगता है कि हुकूमत ने वक्ती तौर पर जो खुद पर जो प्रेशर आते हुए महसूस किया यूरोपियन यूनियन की जानिब से, जिसका इशारा अंबर ने भी किया था, उसके पेश नज़र और उसके बर्डन में एकदम से ये बिल जो है वो पेश कर दिया है और उनको तसल्ली दी है कि हम इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के हुकूक से मुतल्लिक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मुतल्लिक कुछ काम करने की हमारी नीयत है। मेरा ख्याल है कि इस बिल के जो मंदरजात हैं उससे पता चलता है कि ये नीयत में खोट है। मैं अगर अंबर शमसी की तरफ जाऊं तो अंबर, ये सारी गुफ्तगू अब तक जो हुई है और जो बातें खास तौर पर अदनान ने की हैं, जो
जो एनवायरनमेंट है जर्नलिज्म से मुताल्लिक, आप किस तरफ चीज़ों को हालात को बढ़ते हुए देख रही हैं? देखिए, मेरा तो एक बहुत सादा मौक़िफ़ है कि मैं वकील नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, कि जब तक आप सज़ाएँ में नहीं मिलेंगी, ये जो इम्प्यूनिटी की बात हो रही है, कानून मुतारिफ़ करने से कुछ नहीं होगा। तो अगर हम छोड़ दें ताज़ा वाक़या, अगर मतीउल्लाह जान के जो हमला आवर थे, जिन्होंने अगवा किया था, चलें, वो वाज़े तौर पर साफ़ है, वहाँ तहक़ीक़ात किस हद तक पहुँची है, कहीं भी नहीं पहुँची। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। आपको भी पता है अच्छी तरह, आप भी वकील हैं, कि किस तरह से जब एफआईआर कटती है तो क्या-क्या खामियां जानबूझ के छोड़ दी जाती हैं ताकि प्रोसिक्यूशन आगे ज्यादा कमजोर ही हो और मामला आगे ना बढ़े। सो दैट इज एक्चुअली वेयर वी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम। जब तक सजा नहीं होगी तब तक इम्यूनिटी जो है वो हमें सर उठाती रहेगी। अब असद के केस में आप देख लें, आप बात कर रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में वो नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे जब वो असद के फ्लैट में घुसे थे, उन्होंने अपना चेहरा नहीं छुपाया था, उन्होंने गुजारिश ही नहीं की थी कि चेहरा छुपाएं, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, आप फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। सो एक्चुअली दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि अगर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उनकी कमिटमेंट है, और जो बात आफ्ताब करें मैं उन्हीं से लिंक करी कि अब तक आपके जो क्रिमिनल सिस्टम है उससे अगर ताल्लुक ना हो इस कानून का, इस कमीशन का, इस सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से, तो फिर आप देखेंगे कि केस जैसे हमने कई बार देखे हैं साल चलते रहेंगे और सजा नहीं होगी। सो दैट इज एक्चुअली जो कमजोरी है वो सजा के हवाले से है। बिल्कुल सही। मैं आपने मतीउल्लाह जान के केस का हवाला दिया है और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थी उसकी बात की है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की गई है, मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा है, और ये नादरा की तरफ से रिपोर्ट जो आई है उसका हवाला देते हुए, कि उस सीसीटीवी फुटेज में जो 3 अफराद आते हैं उनमें से 2 ने तो मास्क पहने हुए हैं, तीसरे की शक्ल वाज़ेह नहीं है, और नादरा के पास जो रिकॉर्ड होता है वो हाई रेजोल्यूशन रिकॉर्ड होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तस्वीरें ली जाती हैं, इसलिए हमें नहीं पता चल सकता, और ये बाकी कुछ और तौजीहात और वजाहत वगैरह जो है वो पेश की गई है। लेकिन इस केस में, असद अली तूर के केस में, ऐसा महसूस होता है कि शक्ल आइडेंटिफाई होना मुमकिन होगी। हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन्होंने ये हमें बताया है कि जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि ये आइडेंटिफाई हो जाएं, और ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैंने बल्कि अपने क्रिमिनल असद केसेस जी बिल्कुल, मैं माजरत में आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि कानून पेश होने से ज्यादा अगर ये जो हाल ही में वाकयात हुए उसमें से एक की भी जो है जो मुल्जिम है वो पकड़ा जाए और सजा हो, मैं कहूंगी दैट वुड बी द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट दिस लॉ। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह असद तूर से पहले जो सहाफी अफसार आलम पर अटैक हुआ है उसमें भी तो एविडेंस, वीडियो फुटेज तो अवेलेबल है। शायद ये मुश्किल हो लेकिन कुछ और शवाहिद भी होंगे यकीनन। और मैं जिस तरफ बढ़ना चाह रहा हूं और जो आप बात कर रही हैं अंबर, ये बिल्कुल यही बात है कि इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक हो और प्रोसिक्यूशन ठीक हो तो कोई वजह नहीं है कि क्यों स्टेट एक्टर्स तक पहुंचना तो सबसे आसान काम होता है। और ये तो साकिब निसार साहब की जो रिपोर्ट थी सैयद सलीम शहजाद के कत्ल के केस में, उसमें तो बड़ी वाज़ेह किस्म की इंडिकेशंस दी गई हुई हैं और जो सिफारिशात दी हुई हैं उससे पता चलता है कि मामला किस तरफ जा रहा था। तो उस पर कोई कानून साजी नहीं हो सकी। खैर, वो कानून साजी होना बहुत जरूरी है। जो होलिस्टिक अप्रोच है कानून साजी की तरफ, वो हमें नजर नहीं आ रही। यानी ये जो बिल है, चले मान लिया एक खुश आइंद कदम उठाया गया है, और चले हम नियत पर भी शक नहीं करते, और इसमें कुछ तरामीम करके इसको अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता है। गुफ्तगू होगी पार्लियामेंट में और बहस के बाद हम इसमें तरामीम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो इसको सपोर्ट करने के लिए होने लाजमी है, जिसके मुतालिक सैयद सलीम शहजाद के केस में वाज़े तौर पर रिकमेंडेशंस दी जा चुकी हैं, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि आप इम्प्यूनिटी को खत्म कर सकें, कम से कम स्टेट एक्टर्स की जानिब से जो एक्सेसेस होती हैं उस पर। हम पाकिस्तान
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का भी हम पार्टी हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही अब तक। असद अली टूर पर टॉर्चर कमिट किया गया है, और वो अगर वो स्टेट एक्टर्स ने ही, स्टेट एजेंट्स ने कमिट किया है, तो वो अगर टॉर्चर से मुतालिक कोई कानून मौजूद होता जो कि पाकिस्तान पर ऑब्लिगेशन है अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो यकीनन इम्प्यूनिटी का लेवल कम हो सकता था। और जब आप ऐसे कवानीन पास भी करते हैं तो जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को भी बेहतर करने की जरूरत है। अदनान, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। मुझे ये बताइए कि इस सूरत हाल में जो आफ्ताब ने जो वाजे की है कानून साजी से मुतल्लिक, और अंबर जो बात कर रही हैं कि जब तक के ये फिजिकल असॉल्ट, किलिंग्स, असैसिनेशंस के केसों में, सहाफियों की असैसिनेशंस के केसों में सजा नहीं मिलेगी, तो उस वक्त तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं? व्हाट्स द लार्जर पिक्चर? इज देयर एनी लार्जर पिक्चर? जी बिल्कुल। एक तो ये कि वी नीड टू समहाउ हैव अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स जो हमें साबित कर सके कि ये कानून अच्छा है या नहीं। आपको किसी किस्म की रैंकिंग तो आप कर सकें। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि दिस इज वन ऑफ दोज अनयूजुअल लॉज जो रूटेड है पाकिस्तान की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में। एक 2012 का यूएन प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड इश्यूज ऑफ इम्प्यूनिटी, ये उसका टाइटल है। वो पाकिस्तान ने साइन किया और एंडोर्स किया। ये उसका आउटकम है। दिस शुड हैव कम मच अर्लियर, years ago, लेकिन अब वो लेके आए हैं। तो अगर ये उसमें रूटेड है, वो द यूएन प्लान ऑफ एक्शन इटसेल्फ गिव्स यू अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ ओवर 150 इंडिकेटर्स जिसके तहत आप इसको मेजर कर सकते हैं। उसमें मैं 2-3 जरा मोटे-मोटे आपको बताना चाहता हूँ। मैं जी एक बात मैं कहूंगा कि ये यूएन गाइडलाइंस और प्लान ऑफ एक्शन का मेरा ख्याल है रेफरेंस इस कानून में एक जगह दिया गया है, और ये जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं उसी में कहीं पर। जी जी, एंड दैट्स बिकॉज यू नो वी हैव टू रिपोर्ट बैक टू द यूएन कि हमने उसके ऊपर कंप्लायंस किया है। तो ये जीएसपी प्लस के पैकेज में ये शामिल था। और उसके अलावा एसडीजी 1610 का भी ये डायरेक्ट आउटकम है। ये एक ऑब्लिगेशन थी हमारे ऊपर। तो वो हम ऑब्लिगेशन यू नो जब बहुत जरूरत, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो हम करते हैं, लेकिन उसके जो अंडरलाइंग रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस मसले को हल करना मकसूद होता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता। तो वो इस the way it is worded, how Aftab explained, you know, explained the law clause by clause, उससे साबित हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अहम उस लॉ में 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर होता है। तो इसमें जिस तरह अंबर ने कहा था ये अच्छा लॉ है, एंड आई थिंक कि no law is better than no law is not good at all, you know, some kind of a law is better than no law. उसके ये एक पहली ऑब्लिगेशन यूएन प्लान ऑफ एक्शन की थी कि आपके पास एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए। दूसरा ये उसमें नंबर 2 प्रोविजन है कि वो इट शुड बी ड्रिवन बाय अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर, इंडिपेंडेंट, आपको सरकार की तरफ से अपॉइंटेड, जिसके पास दफ्तर हो, स्टाफ हो, बजट हो। वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दिस कमीशन, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव लग रहा है कि एंटरटेन करे कंप्लेंट्स। इट्स लाइक अ कंप्लेंट्स कमीशन रादर देन जस्टिस के डोमेन में जो चीजें आती हैं वो वाला। पावर्स इसकी क्या हैं? वो आप एक अपॉइंट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से आदमी। उसके अलावा उसमें कुछ चीजें हैं कि जेंडर अफर्मेशन होना चाहिए। इसके अंदर कहीं पर भी आइदर एक्सप्लिसिटली ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा, जहाँ पे कुछ चीजें एक्नॉलेज कर रहा है कि खतरात हैं, ये है वो है, लेकिन वो नहीं उसको होलिस्टिक नहीं बना रहा और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना रहा। इंक्रीजिंगली वुमेन जर्नलिस्ट्स हरास हो रही हैं, इंटिमिडेट हो रही हैं, और पिछले 2 साल में 2 सहाफी खवातीन कत्ल हुई हैं पाकिस्तान में। हम हर किस्म का टैबू, गलत साहित्य वाला जो है ना वो तोड़ देते हैं, वो ये भी हमने कर लिया है। तो वो यहाँ पे आइदर थ्रू एन ऑब्लिगेशन ऑन एटलीस्ट अ मिनिमम नंबर ऑफ कमीशन मेंबर्स बीइंग वुमेन, वो भी नहीं है। ये एक अहम इंडिकेटर है जो हमने कंप्लाई विद करना यहाँ नहीं किया। उसके अलावा ये एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा कि वुमेन जो है जर्नलिस्ट, वो ऑन टॉप ऑफ ऑल द थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन दैट द सेक्टर एज अ होल फेसेस, वो खुद बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं।
और वो बड़ी थ्रेटनिंग है, बहुत उसकी implications होती हैं, उसमें यहाँ पे कहीं पे भी वो उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज जो, यानी एक तो जेंडर ब्लाइंड है, दूसरी लीगल कॉस्ट्स, आपने कोई बजट तय नहीं किया है कि आप कोई डिटरमिन करेंगे कि कैटेगरीज ऑफ कॉम्पनसेशन क्या होंगी। यू नो, समबडी डाइज, आप उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो कोई नहीं मरता तो हमारे 2000 से ज्यादा सहाफी पिछले 20 साल में ही अरेस्ट, किडनैप, असॉल्ट, अबडक्ट और इंटिमिडेट हुए हैं और इंजर हुए हैं। उनकी कॉम्पनसेशन का कोई आपने कुछ पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। मे बी वो उन्होंने रखा हो कि जनाब जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे तब हो जाएगा, बट यू नॉट ऑब्लिगेटिंग और कमिटिंग अ बजट जो कि एनफोर्समेंट वाली साइड की तरफ से होगा। तो ये चंद बड़ी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल एक इसमें अच्छी बात यह है कि दिस लॉ कम्स फ्रॉम, इसकी पेरेंटेज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इट कम्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो फिर भी हमारे जहाँ जितनी भी मसाइल होते हैं फिर भी इट्स स्टिल अबाउट डूज रादर देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑल अबाउट डोंट्स। तो ये शुक्र है, अच्छा है। लेकिन इसी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो ये करंट वर्जन है, ये वाटर्ड डाउन वर्जन है। जो प्रीवियसली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने दिया था, उसमें स्पेसिफिकली 3 जगहों पे मेंशन था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का जिक्र था। जिसमें सलीम शहजाद के जो कमीशन था उसमें अराउंड 2 डजन रिकमेंडेशंस थी, उसमें से 7 रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एजेंसीज। कोई तो मसला होगा ना, चीजें मिलाते हैं आप। तो यहाँ पर भी आपने एक जगह पर लिखा है कि कमीशन के पास पावर्स होगी, किसी को भी बुला सकता है इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज। पहले में ये लिखा था कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को इंटेलिजेंस एजेंसीज इंश्योर बनाएंगी कि ये ना हो, इसको प्रिवेंट किया जाए। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो लॉ और टेक्निकलिटीज हैं सारी, लेकिन फॉर एनी लॉ उसका जो इम्प्लीमेंटेशन सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में वो 3 P's बनते हैं। प्रिवेंशन, ideally you should be, a good law should be able to prevent threats from materializing और अटैक्स फ्रॉम मटेरियलाइजिंग। अगर आप नहीं कर सकते और मटेरियलाइज होंगे तो आप प्रोटेक्ट कर सकें उस जर्नलिस्ट को कि वो जान के उसके ऊपर ना चली जाए बात। वो भी ना कर सकें तो फिर प्रोसिक्यूशन का जो पूरा एलिमेंट आता है कि आप उसको फिर हो गया एक चीज और प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके तो उसको इंसाफ तो मिल सके। ये लॉ इन तीनों बेंचमार्क्स के ऊपर फेल होता है, बाय बीइंग वेग, बाय नॉट बीइंग एक्सप्लिसिट एंड बाय नॉट आउटलाइनिंग ड्यूटी बेयरिंग किसकी किसके साथ होगी और उसकी जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे उसको इंप्लीमेंट करने के वो कहां पर होंगे। सो देयरफॉर गुड इन इंटेंट, बैड इन डिटेल, एंड देयरफॉर एज अंबर सेज एंड आई विल एग्री कि ज्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए। वजह उसकी ये कि इवन एज वी स्पीक दिस लॉ विल बिकम रिडंडेंट बिकॉज अनदर ऑर्डिनेंस इज कमिंग जो कि तमाम एग्जिस्टिंग मीडिया लॉज को रिपील कर रहा है और एक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सो कॉल्ड के नाम पे मर्ज करके इवन ऑनलाइन पे यूट्यूब चैनल्स को आपको चाहिए होंगे लाइसेंसेस, तो वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिनाई कर रहा है। ये लॉ उसके आगे सब रिडंडेंट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अदनान। एक दो सवालात जो मैं सोच रहा था कि आफ्ताब से करूंगा, वो आपने पहले ही उनका बड़ी अच्छे तरीके से उनकी वजाहत कर दी है, लेकिन आपको कुछ उम्मीद शायद नजर आ रही हो, मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपने उसके बाद उम्मीद का इजहार करके तो ऑर्डिनेंस का जिक्र कर दिया। ये पुराना फॉर्मूला है, 2-3 साल से सर्कुलेट कर रहे हैं, बार बार इसको रीहैश किया जाता है। तो उसके बाद तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह से जर्नलिज्म हो सकेगा। खैर, इस पर अंबर से हम बात कर लेंगे कि ये जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, व्हाट डज इट मीन फॉर जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। आपने अदनान बात अभी की कि कॉम्पनसेशन की कोई बात नहीं हुई इस बिल में, और वो जो 3 P's का आपने जिक्र किया है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन, दे आर मिसिंग। प्रिवेंशन की कोई बात नहीं है कि प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ मसला है वो प्रोटेक्शन का है। मुझे याद है कि जब हम
मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने ड्राफ्ट प्रपोजल्स जो हैं वो डिस्कस की आपके साथ और मुख्तलिफ सेशंस में, तो सहाफ़ियों की रीलोकेशन की भी बात होती थी प्रोटेक्शन के हवाले से, उसका भी शायद इस बिल में कोई जिक्र नहीं है, और कोई ऐसी फंड्स भी नहीं कायम करने की कोई प्रपोजल जिससे कि एक मुसलसल अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट जो है वो रहे। और वो जो एक हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, एक उमूमी मसला है, ये खास इस बिल के साथ नहीं है, वो ये है कि लेजिस्लेशन तो हम प्रपोज कर देते हैं, बिल ड्राफ्ट हो जाता है और बड़े बड़े उसमें जो है ना दावे होते हैं कि फलां काम भी होगा, फलां काम भी होगा, लेकिन को बजटरी इम्प्लीकेशंस पर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जाती। नतीजा ये निकलता है कि हर कानून जो है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होता है और उसके बाद कई कई माह कई कई साल तक वो जो बॉडी होती है उसमें जिसने उसको फंक्शनल ऑपरेशनल बनाना है कानून को, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती। आफ्ताब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और मुझे ये बताइए कि ये कॉम्पनसेशन के हवाले से मेरा ख्याल है कि आपने पहले एक बिल ड्राफ्ट किया था बहुत सी कंसल्टेशंस के साथ, और उसमें ये इस किस्म की एक प्रपोजल थी, और सहाफ़ियों की रिलोकेशन के मुतालिक भी प्रपोजल थी। Can you throw some light on those two dimensions? मैं दो बातें यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि जिक्र की जाए। हमारे पास इस वक्त 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज़ नज़र आती हैं जो किसी न किसी हवाले से मीडिया के साथ के जर्नलिस्ट के साथ जिनका ताल्लुक बन रहा है। एक है प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, एक आपका पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और एक आपका PTA है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो अब आने वाले दिनों में शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल और अभी भी इस वक्त जो लग रहा है बड़ा प्रॉब्लमेटिक रेगुलेटर है। तो जिस तरह आपने कहा कि उसकी बजटरी इम्प्लीकेशंस हैं, तो आप अगर इन तीनों कवानीन के को थोड़ा पढ़ लें तो हमें बड़ा क्लियरली लगता है कि जी जो पैमरा का लॉ है या जो PTA का लॉ है, उसकी जो फाइनेंशियल साइड है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग से पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें फंड्स जो है वो दे रही है, उसमें जनाब उनकी और सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो बड़ी क्लियरली डिफाइंड है। जबकि प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का लॉ पढ़ें तो उसमें वो बिल्कुल साइलेंट है। तो आपको नज़र आ जाता है कि कहाँ पे किस बिल लॉ को कितना इफेक्टिव बनाना है, वो उसी प्रोविजन में नज़र आता है। यही हाल ये जो आपका आज का बिल है, इसकी भी सूरत हाल यही है कि इसके अंदर वो वाली जो प्रोविजन है, ये मुझे उस प्रेस काउंसिल से ज़्यादा मुख्तलिफ बॉडी नज़र नहीं आ रही जो ऑलरेडी पिछले 18 सालों से एक रिडंडेंट इदारा है जो कुछ नहीं किया उसने, और हमें कोई रिजल्ट उससे नज़र नहीं आता, एक आइसोलेशन में बस एक बॉडी बन गई है। जहाँ तक वो आप बात कर रहे हैं कंपनसेशन की, रिलोकेशन की, तो हमने जो बिल एक प्रपोज किया था आज से चंद साल कबल, और उसके लिए बड़ी हमने एक्सटेंसिव मल्टी लेयर्ड कंसल्टेशंस की थी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। उसमें ना सिर्फ रिलोकेशन का था, उसमें सेफ हाउसेस का भी इशू था, उसमें जो विक्टिम्स ऑफ दिस क्राइम्स हैं उनकी कंपनसेशन का इशू था, उनकी जॉब सिक्योरिटी के भी उसमें इश्यूज जो है वो डिस्कस किए हुए थे। उनको जो जिस हद तक वो जो प्रिवेंशन, मजीद पहले प्रिवेंशन का भी उसके अंदर एलिमेंट मौजूद था, और प्रोटेक्शन का भी पूरे का पूरा सिस्टम हमने प्रपोज किया था। और उस लॉ में तो हमने ये कहा था कि जो कमीशन होगा उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन के ऑफिस को रन करेगा, यानी वो जो कमीशन ऑल पावरफुल ऑल इंडिपेंडेंट कमीशन होगा जिसमें सरकार एज ए डिसीजन मेकर नहीं बट एज ए ड्यूटी बेरर जो है वो आंसरेबल होगी। तो उस कमीशन के पास ये इख्तियार होगा कि वो इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर्स और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो अपॉइंट कर सकेगी, और वो उसकी फोरेंसिक से लेके यानी जो CSI का जो प्रोसेस है वहाँ से लेके उसकी फाइनल एडजुडिकेशन तक उसको वो ना सिर्फ ओवरसी करेगा बल्कि वो प्रोसिक्यूटर जो है वो उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। तो हमारी उस प्रपोजल को तो कंसिडर किया जाता तो ये शायद ये बहुत से सवालात इस वक्त जो हम उठा रहे हैं ये एड्रेस हो चुके होते, बट अनफॉर्चुनेटली इस लॉ में वो तीनों चीज़ें हमें मिसिंग नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। अब हम अपनी डिस्कशन के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अंबर अदनान ने अभी जिक्र किया था कि एक नया कानून जो है वो बस आने वाला है और उसके तहत ये एग्जिस्टिंग जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो डिसमेंटल हो जाएगा और एक नई बॉडी बन जाएगी और सब
जो है क्या कहना चाहिए, गधे और कुत्ते वगैरह सबको ये इकट्ठे हाँकेंगे इनकी नजर में। तो क्या आप समझती हैं इसके बाद पाकिस्तान में जर्नलिज्म की रात का आखिरी पहर आ चुका होगा? देखिए, रात का आखिरी पहर तो मैं तो हमेशा मानती हूँ कि पाकिस्तान में अगर एक चीज है, इसके बावजूद कि आपको एक जिसको कहेंगे आप, बहुत फेवरेट लफ्ज है कि एक बयानिया हावी नजर आता है वो मेन स्ट्रीम में, लेकिन हमारी यहाँ रेजिस्टेंस भी, चाहे बार काउंसिल्स की तरफ से हो जाए, चाहे सहाफियों की तरफ से हो जाए, चाहे सिविल सोसाइटी की तरफ से हो जाए, रेजिस्टेंस इट रन्स थ्रू, इट्स अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड। और इससे पहले भी आपको याद होगा जब फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, ये उनका काफी ज्यादा, उन्होंने उस वक्त भी पुश कर रहे थे इस कंसोलिडेटेड मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। तो आई एम नॉट सरप्राइज, और ये आज भी मैंने आज ही खबर देखी थी और कुछ मेरे पास कॉपी नहीं है। इट सीम्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज प्रपोज्ड अर्लियर व्हेन फवाद चौधरी वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। खैर, परेशानी की बात ये है कि वो दोबारा बन गए हैं। ये उससे ज्यादा खौफनाक चीज है, ये उससे। मगर उस वक्त भी आपको याद होगा कि लाइसेंसिंग की बात हो रही थी, खासतौर पे यूट्यूब चैनल की। अब हकीकत इस वक्त ये है कि जहां भी, क्योंकि मेन स्ट्रीम में फाइनेंशियली स्ट्रैंगल कर दिया गया है, पेमर के जरिए कि आप काबीना के जो मीटिंग्स है उस पर रिपोर्ट नहीं कर सकते, या आसिया बीबी के हवाले से बात नहीं कर सकते, या तहरीक लबैक पाकिस्तान पर बात नहीं कर सकते, तो वो नोटिफिकेशन तो आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं दे ओपन देयर ओन यूट्यूब चैनल, चाहे उनका अपना शो हो या ना हो, प्रोड्यूसर हो, जिस तरह के भी हों, वो कोशिश करते हैं कि चले हम, अगर हमें वहां सख्ती का मुकाबला है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां हम कुछ बातें कर सकते हैं, और सही हो गलत हो दैट इज अ सेपरेट इशू, बट इट इज ऑब्वियसली वन द लास्ट सॉर्ट ऑफ एवेन्यू दैट्स लेफ्ट। खतरनाक बात जाहिर है ये वजह है कि अगर आप लाइसेंसिंग करेंगे और जो खास व्लॉगर्स हैं जिनको बराह रास्त और इनडायरेक्टली भी एक तरह से उनको ताउन हासिल है, वो कुछ फेवरेट्स या पसंदीदा ब्लॉगर्स हैं उनको कहा जाएगा, तो जब हम एक्सपीरियंस, वो जो हम देखते हैं कि एक तरफ से जब सेंसरशिप होती है, जब इंटरव्यूज पोल होते हैं, पेमरा की तरफ से नोटिफिकेशंस आती है, और अब ये ट्रांसफर होगा टू व्हाट इज परहैप्स वेयर, जहां आपको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है, तो जाहिर परेशानी होती है। दैट इज व्हाई मैं बार बार कहती हूँ कि क्योंकि लगता है कि ये हुकूमत या ये हाइब्रिड रजीम जो है, इट इज डिटरमिन्ड टू कीप द मीडिया अंडर कंट्रोल। इसीलिए मुझे उम्मीद कमी नजर आती है। हम ज़बानी कलामी दिखावे की बातों पे थोड़ी बहुत तारीफ कर सकते हैं कानून साजी के हवाले से, लेकिन अगर हम हकीकत देखें, ग्राउंड रियलिटीज, that's where you actually see the implementation or the interest or the जिसको हम नीयत कहते हैं, वो नजर आती है। तो मुझे उम्मीद नहीं नजर आती। आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसा आपने कहा कि मज़ाहमत का जज्बा बहुत है, और मार्शल लॉ, ज़िया के मार्शल लॉ के दौर और उसके बाद के मार्शल लॉ के दौर, उससे पहले मार्शल अदवार में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इंतहाई दर्जे की मज़ाहमत का मुजाहरा किया, सरवाइव किया, जमहूरियत के लिए होने वाली कोशिशों के साथ शाना बशाना जद्दोजहद में हिस्सा लिया और आगे बढ़ते रहे। और ये बिल पास हो या ना हो, इस शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, और एक रेगुलेटरी बॉडी सबके लिए नाजिल कर दी जाए, इम्पोज कर दी जाए, उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि मैं इससे मुत्तफिक करूंगा और हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी मुत्तफिक होंगे कि जद्दोजहद जारी रहेगी, मज़ाहमत जारी रहेगी, और इस बिल पर हमें ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत है, लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि जो इशू है असल में तो उसको हाईलाइट करने का मौका है। और असद अली तूर और मतिउल्लाह जान और अबसार आलम और हामिद मीर और हयातुल्लाह और सैयद सलीम शहजाद, ये सब केसेस, और वो जो खवातीन के नाम मेरे जहन में नहीं है जो इस सारी सूरत हाल में मारी गई, जर्नलिस्ट सहाफ़ी जो हैं खवातीन, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी, तो ये मज़ाहमत के ही मज़ाहिर है ना, तो ये जारी रहेंगे, और उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक कि लोगों को आज़ादी नहीं मुयसर होगी। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका, आफ्ताब आलम का, अदनान रहमत का, अंबर शमसी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद है कि इन मौज़ूआत पर हम मज़ीद गुफ्तगू के लिए दोबारा इकट्ठे होंगे। शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।
बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू, खुदा हाफिज।